साइबर क्राइम पर लगाम कैसे लगाई जाए, ये एक ऐसा सवाल हो गया है जिसने भारत में आम लोगों के साथ साथ सरकारी एजेंसियों को भी परेशान करके रखा हुआ है। रोज साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, अलग अलग रूपों में सामने आ रहे हैं और हर तबके के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी तबके से क्यों ना आते हो। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए इसीलिए सरकार ने एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाने की सोची है, कमर कस ली है। साइबर क्राइम और फ्रॉड की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए 700 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स सिंगल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाले हैं, यानी कि गवर्नमेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इश्यूज अथॉरिटीज और तमाम रेगुलेटर सब एक साथ मिलकर रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करके साइबर अपराधियों को रियल टाइम में ट्रैक करके उनके नेटवर्क को तबाह करने की तैयारी में है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पूरी पड़ताल इसी प्लेटफॉर्म की, क्या वाकई में इससे कामयाबी मिलेगी? खास मेहमान मेरे साथ होंगे, पहले ये रिपोर्ट। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। साइबर क्राइम और फ्रॉड के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए करीब 750 स्टेक होल्डर्स सिंगल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सरकार सहित कानून लागू करने वाली एजेंसियां, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली संस्थाएं, टेलीकॉम कंपनियां, पहचान पत्र जारी करने वाली एजेंसियां जुड़ेंगी। ऐसे में ऑनलाइन क्राइम या फ्रॉड की शिकायतें मिलने पर तुरंत सभी स्टेक होल्डर्स तक जानकारी पहुंच जाएगी। इससे न सिर्फ फ्रॉड करने वालों को पकड़ा जा सकेगा, बल्कि रकम की वापसी भी हो सकेगी। रियल टाइम में साइबर क्रिमिनल को पकड़ना मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिन के एजेंडे में शामिल है। हालांकि टेलीकॉम विभाग का मानना है कि इस टारगेट को तय समय से पहले हासिल कर लिया जाएगा। मार्च महीने में टेलीकॉम विभाग ने DIP यानी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इसका मकसद अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन करना था, ताकि टेलीकॉम रिसोर्सेज का साइबर क्राइम और फ्रॉड में इस्तेमाल ना हो सके। पहले भी सभी स्टेक होल्डर्स के बीच सूचनाएं साझा की जा रही थी, लेकिन ये रियल टाइम नहीं होता था। अब नए प्लेटफॉर्म के जरिए साइबर फ्रॉड को ट्रैक करना ज्यादा आसान होगा। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के बाद अलग अलग मंत्रालय और विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 4 मार्च को DIP की लॉन्चिंग के बाद राज्य सरकारों की एजेंसियां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओवर द टॉप प्लेयर्स, बैंक और अलग अलग सेक्टर के रेगुलेटर भी जुड़े हैं। DIP प्लेटफॉर्म सभी स्टेक होल्डर्स को सिक्योर कनेक्टिविटी के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ स्टेक होल्डर्स के लिए होगा, आम लोग इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। DIP के जरिए अगर नंबर ब्लॉक या बंद किया जाता है तो इसे अलग अलग कैटेगरी के तहत उससे संबंध रखने वाले स्टेक होल्डर्स से शेयर किया जाएगा, ताकि वो इसका इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई कर सके। साइबर फ्रॉड पूरी दुनिया के लिए समस्या बनता जा रहा है। इसे सामूहिक कोशिशों के जरिए ही रोका जा सकता है। जी बिजनेस लगातार ऐसे मामलों को उठाता रहा है। ऑपरेशन हफ्ता वसूली जैसे मुहिम के जरिए जी बिजनेस ने साइबर क्राइम की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद सभी एजेंसियां एक्शन में आई और कई कदम उठाए गए। अब डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इसका अगला स्टेप है। उम्मीद है कि ये लोगों को साइबर फ्रॉड के चंगुल से बचाने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित दुबे, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं LN राव सर, पूर्व DCP दिल्ली पुलिस के, बहुत बहुत स्वागत है राव सर आपका। हमारे साथ है माहिर गुप्ता, जो कि जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। माहिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे और आपसे कई मरतबा इस बारे में बातचीत भी हुई है। स्टेक होल्डर्स नाम का इस्तेमाल किया गया इस पूरी प्रोजेक्ट में। 750 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट के, बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, रेगुलेटर्स के, टेलीकॉम कंपनीज के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। ये जो एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है, ये क्या वाकई में रियल टाइम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग में कारगर साबित हो पाएगा अमित जी? बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी कोशिश काफ़ी टाइम से हो रही थी। एक्चुअली इस चीज़ का क्रिमिनल्स हमेशा फ़ायदा उठाते हैं कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनकी आइडेंटिटी रिवील कर सकती है वो रियल टाइम में दूसरे स्टेक होल्डर्स तक नहीं पहुंचती और वो अलग अलग जगह पर उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे कि
आपने एक बैंक अकाउंट यूज किया जिसमें फ्रॉड का पैसा आया। अब वो फ्रॉड का पैसा एक बैंक अकाउंट में आया, इस बात की इंफॉर्मेशन यदि बाकी लोगों को हो जाए टाइमली, तो बाकी लोग उस अकाउंट में पैसा डालेंगे नहीं, किसी दूसरे बैंक से पैसा उधर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, लेकिन उस अकाउंट में लगातार पैसा आता रहता है, एक के बाद एक विक्टिम्स बनते रहते हैं। और ये चीज रोकने के लिए सारे बैंक्स को एक जगह सिंक्रोनाइज एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है कि वो एक इस तरह के जो मैलिशियस अकाउंट्स हैं उनको रेड कर सकें, उनको रिपोर्ट कर सकें, और बाकी सारे बैंक उस अकाउंट में पैसा डालने से पहले वार्निंग दें, अलर्ट दें। इसी तरह से आपकी कोई भी डिजिटल एंटिटी है, सिम कार्ड है, यूपीआई हैंडल है, अब किसी यूपीआई हैंडल पे आपने पैसा दे दिया, हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये यूपीआई फ्रॉड का है, क्रेडिबल है, नहीं है? इस चीज की इंफॉर्मेशन तुरंत बाकी लोगों तक पहुंचे, उसके लिए एक सिंक्रोनाइज्ड प्लेटफॉर्म हो जो रियल टाइम में स्प्रेड करे कि भाई एक कोई विक्टिम हो गया है तो बाकी लोगों को तुरंत रोक लिया जाए। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कदम है, इससे डेफिनेटली साइबर क्राइम की कमर टूटेगी। और ये बहुत दिनों से कोशिश हो रही थी, क्योंकि इसका फायदा साइबर क्रिमिनल हमेशा से उठाते रहे हैं कि हम तुरंत यूपीआई हैंडल फिर बदल लेते हैं और उसके बाद फिर बदल लेते हैं, और जब तक वो अब्यूजिव रिपोर्ट होता है तब तक हजारों लाखों लोग लुट चुके होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। एब्सोल्युटली राव सर, जैसा कि अमित जी ने भी बताया, और मैं देख रहा था कि जो टॉप बेस्ट साइबर सिक्योरिटी जो कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, इजराइल हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन सब में एक इंटीग्रेटेड एफर्ट वाले कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ तक कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है। ये कुछ उसी मॉडल की तरफ है जिसमें मल्टी एजेंसी मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, ताकि रियल टाइम डेटा शेयरिंग हो, रियल टाइम में ही कम से कम जो फ्रॉड हो जाने पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है, जिसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है उसके बाद, तो कम से कम वहां पर ये कर्ब हो पाए। तो ये कितना बड़ा आप स्टेप मानते हैं और कितना कामयाब हो पाएगा ये? देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, और ये सभी एजेंसी, स्टेक होल्डर्स, सरकार, बैंक और पब्लिक कि इन सबको कंसोलिडेटेड एफर्ट्स करने का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। और मैं समझता हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ने इसी का फ़ायदा उठाकर कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, उसका फ़ायदा उठा के बहुत से लोगों को ठगा है। इससे क्या होगा कि इमीडिएटली जो पैसा कहीं ट्रांसफ़र हो गया है गलती से, या साइबर क्राइम के विक्टिम का पैसा किसी और बैंक में चला गया है, उसके बैंक में उस पैसे को रोकना और उस बैंक से एकदम उसको स्टॉप करना, ये इजी हो जाएगा। और दूसरा एक और इससे अच्छा रहेगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको बड़ी मदद मिलेगी, कौन से बैंक्स में कहाँ गया क्या है, वो सारी चीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मैं समझता हूँ, मैं डेली बेसिस पे मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि ऐसा ये हो गया। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, मैं साइबर क्रिमिनल्स क्योंकि कंप्लेंट आती है तो मैं उनसे बात भी करता हूँ, तो वो सबसे मुश्किल काम जो बताते हैं वो ये है कि जो जिस नंबर से जो ये सारा करते हैं, अकाउंट नंबर या दूसरा कोई कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो सब किसी फेक नंबर, फेक आईडी पे वो उनके मोबाइल नंबर्स के सिम लिए जाते हैं। उसके ऊपर कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि कोई भी अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है ऐसे किसी फेक आईडी पे किसी को करने के लिए मतलब एक्टिवेट कर देते हैं, तो उसमें जुर्माना हैवी है। लेकिन फिर भी ये काम चल रहा है। इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं रुकेगा, जब तक ये फेक आईडी पे सिम कार्ड मिलकर, और सिम कार्ड क्योंकि मैक्सिमम कॉल्स मोबाइल के उससे आती हैं, और दूसरे और वो नंबर कहीं ऐसे दूर दराज के क्षेत्र से होते हैं, या बहुत से नंबर आउट ऑफ इंडिया के होते हैं, उन नंबरों से करते हैं। उनके लिए साइबर क्राइम की जो टीम्स होती है, इन्वेस्टिगेटिव से उनको दिक्कत आती है। तो इसको ज़रा और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाना चाहिएगा। हो सकता है ये जो स्कीम नहीं आप बता रहे हो, इसमें जो ये आ जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर डेफिनेटली फ़ायदा होगा इसमें। एब्सोल्युटली भाई गुप्ता, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे नजर आ रहा है, इनफैक्ट इस पे हमने लगातार फोकस भी किया है अपने शोज में, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स, वो तो आपका है, वो तो ऑलमोस्ट सरकारी है, और अगर उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी है तो भी उस पर कम से कम कंट्रोल सरकार का है। ये टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई इस्तेमाल कर दे रहा है आपकी नाक के नीचे, तो यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। इस बार ये जो स्टेक होल्डर्स बताए जा रहे हैं, या मल्टीपल एजेंसी अप्रोच के साथ, उसमें टेलीकॉम कंपनीज भी एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स के तौर पर होंगी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि आपके टेलीकॉम नेटवर्क का इस्तेमाल ना हो पाए, ये साइबर क्रिमिनल्स उनका इस्तेमाल ना कर पाए, और अगर कर रहे हैं तो रियल टाइम डेटा और इंटेलिजेंस शेयरिंग से उस पर लगाम लगाई जा सके। ये कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है माहिर?
बिल्कुल, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी एक रोशनी डालना चाहूंगा इस मुद्दे पर कि मान लीजिए आज की तारीख में दिल्ली के अंदर साइबर अपराध होता है। दिल्ली में बैठा हुआ साइबर अपराधी जो सिम इस्तेमाल कर रहा था, वो जितने में दिल्ली में कंप्लेंट होगी, वो उसी सिम का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और मल्टीपल स्टेट्स में क्राइम कर सकता है। बट अब इस पोर्टल की इंटीग्रेशन से हमारे सिस्टम में एक फायदा ये होगा कि दिल्ली में जैसे ही उस नंबर की रिपोर्टिंग होगी, वो सभी जगहों से बंद हो जाएगा। तो नंबर ही एट द एंड क्लोज हो गया, तो ना अब वो साइबर अपराधी उस सिम का इस्तेमाल कर सकता है उत्तर प्रदेश में क्राइम करने के लिए, ना आंध्र प्रदेश में। पहले ये सब चीजें, सारे स्टेक होल्डर, सारा प्रोसीजर बिखरा हुआ था, तो दिल्ली पुलिस को अलग से हर ऑपरेटर के पास जाना पड़ता था, वोडाफोन के पास अलग, एयरटेल के पास अलग, और सब जगहों पे अलग अलग तरीके से मेल भेजनी पड़ती थी सीआरपीसी 91 के अंदर और अलग अलग सेक्शंस के अंदर, तब जाकर के नंबर्स बंद होते थे। अब आपको सिर्फ एक पोर्टल पे इंटीग्रेशन है आपका ऑलरेडी, जैसे ही साइबर क्राइम की कंप्लेंट कोई दर्ज होगी, सारे स्टेक होल्डर्स पे ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और वो वहीं से कितने भी डिवाइसेस, कितने भी सिम कार्ड, सबको ब्लॉक कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक पे। उससे क्या होएगा, जो चेन रिएक्शन है हैकर्स का और जो क्रिमिनल्स का, वो पूरा टूट जाएगा। तो वो जो चेन बन जाती थी विक्टिम्स की, कि एक हैकर हजारों विक्टिम्स बना लेता था, अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एब्सोल्युटली। तो ये आपने बताया मोडस ऑपरेंडी कितनी खतरनाक होती है इनकी, और कैसे ये रियल टाइम में डेटा और पैसे को इधर से उधर कर देते हैं और अपने निशान भी नहीं छोड़ते। अब रियल टाइम डेटा शेयरिंग से होगा ये कि तुरंत इनकी धरपकड़ हो पाएगी, लेकिन क्या ये दुनिया के कंपैरिजन में जो साइबर अपराधों के खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं, अमित जी, क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? जैसे यूएसए में एनएसए है, सीआईएसए है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इजराइल के बारे में उनकी एक जो यूनिट 8200 कहा जाता है, जो बिल्कुल एलीट साइबर सिक्योरिटी फोर्सेस है, क्या उस तरह का ये हमारी जो ये वाली एजेंसी है, ये बन पाएगी क्या? देखिए, आप यदि इन्वायरमेंट देखें यूएस का या यूरोप का और इंडिया का, तो उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि वहाँ पर नॉर्मली सेंट्रलाइज पुलिसिंग होती है या सेंट्रलाइज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं। इंडिया में स्टेट वाइज होती हैं, तो वैसे ही एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है और एक स्टेट दूसरी स्टेट से इतनी जल्दी डेटा नहीं कर पाता, इसलिए जो हॉटस्पॉट बॉर्डर पर होते हैं। यूएस में ये डेटा सेंट्रलाइज होता है, शेयर होती है और तुरंत एक्शन होता है। आप यूपी में क्राइम करके एमपी में छुपा हुआ है या वहाँ छुपा हुआ है और वो आराम से गवर्नमेंट सर्विसेज यूज भी कर रहा है, या आप बैंक अकाउंट भी खोल के बैठ गया है, या बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो चीजें शेयर्ड ही नहीं है। यूएस में ऐसा नहीं कर सकते। आप एक जगह क्राइम करोगे तो वो हर जगह उसका इम्पैक्ट दिखता है और उसके बाद आपको चीज खरीदने के लिए भी हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। तो इस हद तक आपको टाइट कर सकते हैं, इसीलिए लोग वहां इस तरह के काम नहीं करते जहां पे ऐसे आइडेंटिटी थेफ्ट है, इंपर्सोनेशन। इंडिया से ही कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि इंडिया में चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म पर है, एक जगह ब्लॉक होंगी दूसरी जगह से शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल से उसी चीज को रोकने के लिए हम एक सेंट्रलाइज शेयरिंग सिस्टम बना रहे हैं। पहले ये कोशिश की गई थी कि शायद पुलिस शेयर कर ले या पुलिस का जो चक्षु सिस्टम है उससे मैनेज हो जाए, लेकिन वो इतना इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा कंप्लेन आ रही है। यदि पुलिस चाहेगी भी तो वो शेयरिंग मैकेनिज्म पर रियल टाइम इंपैक्ट नहीं दे पाती। तो अच्छा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे इसको रोक दें। किसी भी साइबर क्राइम को करने के लिए 4 चीजें चाहिए आपको सिम कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, और आपकी एक जगह सेट कर दिया कि आप पहले इन्होंने चोरी के मोबाइल फोन बंद करना शुरू कर दिया कि चोरी मोबाइल फोन नेटवर्क पे आएंगे नहीं। 1.5 करोड़, मेरे ख्याल से 1.5 से 2 करोड़ मोबाइल फोन ब्लॉक किए गए। फिर सिम कार्ड पर एक कवायद की गई। अब यही चीज सोशल मीडिया हैंडल है, क्योंकि लोग सिम कार्ड के लेके व्हाट्सएप चला लेते हैं, फिर व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सिम बंद हो गया है, व्हाट्सएप अभी भी चल रहा है, तो अब ये नंबर तुरंत व्हाट्सएप को भी चला जाएगा, या जितने भी स्टेक होल्डर होंगे जहां से वो अपनी आइडेंटिटीज रीयूज कर पा रहा है वो नहीं कर पाए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव हो जाएगा और क्रिमिनल्स को ज्यादा मुश्किल होगी अब इस तरह के रिसोर्सेज एक्वायर करने में, क्योंकि हर दिन वो सिम बदलेंगे और हर दिन उनको एनोनिमस सिम चाहिए, और वहां पर वैसे ही हमने रेगुलेट कर दिया है कि अब नए सिम एक व्यक्ति के नाम पर 3 से ज्यादा इशू कराने में आपको इतना आसान होगा नहीं। तो ये सारी चीजें जो एक कंसोलिडेटेड प्रयास हो रहा था, मेरे ख्याल से वो इस प्रयास के बाद रिजल्ट देना शुरू कर देगा और आपको दिखेगा कि साइबर क्राइम में कमी आना शुरू हुई है, या हम साइबर क्राइम जो क्रिमिनल है उनको पकड़ने में थोड़ा सा और आसानी हो। राव सर, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि मैं इसकी सबसे अच्छी चीज जो देख रहा था वो ये देख रहा था कि डीआईपी के तहत एक छत के नीचे अलग अलग स्टेक होल्डर्स काम करेंगे। शुरू में मुझे पता चला कि बैंक्स थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे अपने प्रतिनिधि भेजने में, लेकिन अब उन्होंने भी भेजने शुरू कर दिए हैं। तो अगर एक छत के नीचे मल्टी एजेंसी के लोग होंगे, कम्युनिकेशन रैपिड होगा, तुरंत होगा, रियल टाइम होगा, एक्शन रियल टाइम होगा, तो लीकेजेस कितने दुरुस्त होंगे और ये कितना सिग्निफिकेंट होगा साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर? सर
देखिए, ब्रेक से जाने से पहले आपने कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये काम पहले ही होना था, जब हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे तभी ये काम साइमल्टेनियसली कर देना चाहिए था। लेकिन अभी भी देर काफ़ी इस तब से डिजिटल हुई है 2016 के बाद से हुई थी, और अभी बहुत से लोगों को बहुत ऐसा विक्टिमाइजेशन यानी सामना करना पड़ा, बहुत से लाखों अरबों रुपए लूट लिए गए लोगों को इस साइबर क्राइम के थ्रू। लेकिन फिर भी सरकार ने अभी भी इतना चेता है, और ये बिल्कुल सही है कि एक अम्ब्रेला के नीचे जितने सारी एजेंसीज अपना काम करेंगी, इससे फास्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में मदद मिलेगी और एक्शन बड़ा फास्ट होगा। जैसे मैंने पहले बताया, पैसे कहीं भी कोई लूट गए तो तुरंत अगर खबर आ गई उसमें बैंक में, तो उस पैसे को रोक लिया जाएगा नहीं, क्रिमिनल्स के हाथ में नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम साइबर क्राइम है बैंक से अकाउंट ट्रांसफर से पैसे होते हैं। तो वो पैसा उसको अगर इमीडिएटली, इसमें भी थोड़ा टाइम रहेगा कि इमीडिएटली अगर खबर होगी और वो एक्शन इमीडिएट, वह जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो ये सारी जो DIP के थ्रू जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो तुरंत उसमें कार्रवाई करेंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें साइबर क्राइम को रोकने के लिए मदद मिलेगी, और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसके सिम कार्ड्स को, नकली सिम कार्ड्स को के या फेक ID पे जो सिम कार्ड लेंगे उनको रोका जाए, ताकि जो अगर सिम कार्ड जेन्युइन एड्रेस पे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। और अगर जेन्युइन उसके ऊपर अगर हैं तो बहुत से क्रिमिनल्स ये काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ये बड़ा इजी मनी है उनके लिए, और वो टारगेट करते रहते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, किसी न किसी को टारगेट करना है। मैं आपको एक अंदाजे के थ्रू बताता हूं कि अगर 100 आदमी को एक क्राइम करने वाला गैंग टारगेट करता है तो 90 आदमी तो फिर भी काफ़ी आपकी समझदारी से बच जाते हैं, लेकिन 10 आदमी विक्टिम हो जाते हैं। ये एक रफ डेटा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप जैसे चैनल के जो आपने बड़ा ये बहुत बीड़ा उठाया है अवेयरनेस का, पब्लिक के लिए बहुत अवेयर होना भी जरूरी है। नॉट ओनली DIP तो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो तो करेंगे एक अम्ब्रेला के नीचे, लेकिन पब्लिक को बार बार अवेयर करना, उनको सब बताना कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, फेक लिंक पे क्लिक नहीं करना है, OTP नहीं देना है, या किसी भी, आजकल लेटेस्ट चल रहा है कि डिलीवरी कर दिया है। दूसरा थ्रेट करते हैं, बहुत से लोग ये थ्रेट करते हैं कि तुम्हारा अभी वारंट होने वाला है, तुम फटाफट ये कर दो। कोई कहता है तुम्हारा बिजली कटने वाला है, कोई कहता है गैस की एजेंसी कटने वाली है। तो लोग इस प्रकार से ऐसे धोखे में आ जाते हैं, और वो जैसा वो कोई बोलते हैं, साइबर क्रिमिनल जो बोलते हैं वैसा करने लग जाते हैं। एक डिजिटली अरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट अभी कई दिन से चल रहा था कि लोगों को इस प्रकार से हिप्नोटाइज कर देते हैं, और वो डिजिटली अरेस्ट करके जो मर्जी वो बोलते हैं वही उनके से करते रहते हैं। तो ये पब्लिक अवेयरनेस भी जरूरी है। DIP की सारी एजेंसीज की तरफ से, सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की आवश्यकता थी। आई एम होपिंग कि ये DIP इसमें इस दिशा में कारगर साबित हो। माहिर, और कुछ जो हमें एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक साथ आना, एक अम्ब्रेला के आना, ये ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ और कौन कौन से काम करने होंगे ताकि हम एक पूरा चक्रव्यूह बना पाए साइबर अपराधियों को घेरने का? तो जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया है एकजुट होकर के साइबर अपराध से लड़ने के लिए, इसी तरीके से मेरे को लगता है कि सिटीजन्स को और हम लोगों को सबको एकजुट होकर के ऐसी अवेयरनेस के लिए चीजें करनी चाहिए, कैंपेन्स करने चाहिए। काफी लोग करते भी हैं मार्केट के अंदर, जो नए बच्चे हैं, जो तकनीक से काफी ज्यादा अवगत है, उनको पता है कि कौन सी तकनीक कैसे काम कर रही है, कैसे उसका मिसयूज हो रहा है। और विक्टिम की नॉलेज शेयरिंग, तो जैसे अगर मेरे साथ कोई साइबर अपराध हो गया है, मैं उसके बारे में सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करूं, जैसे ट्रैप में ना फंसे। ये एक बहुत क्रिटिकल चीज है फ्रॉम सिटीजन साइड, जहां पे मेरे को लगता है कदम उठना चाहिए। यानी कि आप बोल रहे हैं कि जो घटनाएं हैं, जो फ्रॉड हैं, उनकी रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एजेंसीज के पास जाकर हो या फिर अवेयरनेस के रूप में सोशल मीडिया पर हो। ये रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है, वरना लोग शिकार भी हो जाते हैं इस तरह के फ्रॉड का। ना वो कहीं इसको रिपोर्ट करते हैं, ना कहीं बताते हैं, इस डर में कि हम कहीं दूसरी नजर से लोग देखने लग जाए। लेकिन एक चीज और है अमित जी, और आप क्योंकि सरकारी एजेंसीज, पुलिस, इनके साथ काम करते भी हैं, आपकी मदद भी ली जाती है इन मामलों में, ये कारगर तभी हो पाएगा जब एक तो कंसिस्टेंसी इनमें रहे और दूसरा इसमें बजट आड़े ना आए। मैं देख रहा था यूएस में साइबर सिक्योरिटी के लिए $18 बिलियन सालाना खर्च हो रहे हैं, सबसे ज्यादा है जो यूके में हो रहा है $3.4 बिलियन का, इजराइल में भी $2-3 बिलियन खर्च हो रहे हैं, चाइना का तो वैसे पता चलता नहीं है, लेकिन अपुष्ट खबरों से वहां भी 2-3 बिलियन डॉलर खर्च हो रहा है। हमारे यहां सिर्फ $300 मिलियन है, 1600-1700 करोड़ रुपया। तो आपको खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा सरकार से।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है ऑपरेशनल कॉस्ट और एक केपेक्स कॉस्ट। अभी जो हम बात कर रहे हैं $18 बिलियन, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, रेगुलर खर्चा किए जा रहे हैं। तो इतना जब खर्चा करके ही एक कंट्री हर तरह से चीजें मॉनिटर कर पाता है। एफिशिएंसी की बात आपने बड़ी अच्छी कही, क्योंकि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करेंगे, आपने डेटा मांगा, रियल टाइम में मांगा था, रियल टाइम में मिला क्या, तुरंत एक्शन हुआ क्या, जिसने किया उसको कोई अवार्ड सिस्टम है क्या, जिसने नहीं किया उसको कोई पेनल्टी सिस्टम है क्या। तो जब आप एक कलेक्टिव एफर्ट लगाते हैं तो हर बंदे का जो आउटकम है वो अलग अलग होता है और उस वजह से ओवरऑल रिजल्ट्स बिगड़ जाता है। तो ऐसे में कोई ऐसा नहीं गया कि वो उसकी वजह से रह गया, उसकी वजह से रह गया। तो मेरे ख्याल से एक अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, पहले तो वो है। दूसरा, ये जो पैसा बाहर जाता है इंडिया से, मेरे ख्याल से उसको लेके भी हमें कुछ रेगुलेशंस लाने होंगे। मैंने देखा है कि अकाउंट से लोग अमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीद लेते हैं, एप्पल कार्ड खरीद लिया, गेमिंग करेंसी खरीद ली, और वो गेमिंग करेंसी आप बाहर भेज देते हैं, वो व्हाट्सएप पे चली गई और वहाँ यूज हो गई। ये भी रोकना होगा कि कोई भी एक लेवल से ज्यादा लाखों की गेमिंग करेंसी कैसे खरीद रहा है। तो बैंकों को अपने स्तर पर रेगुलेट कर देना होगा कि आप इससे ज्यादा की गेमिंग करेंसी खरीद नहीं सकते। अब पैसा आ भी गया तो पैसा या तो विड्रॉ करेगा या ट्रांसफर करेगा, वो एनोनिमस नहीं कर पाएगा उसको। अभी क्या होता है कि आप कुछ ऐसे प्रोविजन है कि गिफ्ट कार्ड वगैरह लाखों के खरीद लेते हैं लोग, 5-5 लाख 10-10 लाख के गिफ्ट कार्ड खरीद के और फिर पैसा निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से उधर भी बैंकों को कुछ प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने होंगे कि भाई इससे ज्यादा का ना हम गिफ्ट कार्ड खरीदने देंगे, या हमें कम से कम यूजर को ये सेटिंग दे दें। ये अभी अनलिमिटेड है और उस वजह से करोड़ों रुपए निकल रहा है और उसका ट्रेसिंग उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये दो चीजें डेफिनेटली आपकी बात सही है, एक तो एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए, बॉडी को थोड़ा पैसा दिया जाए, बजट बढ़ाया जाए, और दूसरा पैसा बाहर ना जाए उसके लिए भी रेगुलेशन किया, उसके लिए भी रेगुलेशन, मेरे ख्याल से तब रिजल्ट्स और अच्छे। बिल्कुल सही बात। तो जिस तरह से इजराइल में बड़ी फेमस नेशनल साइबर डायरेक्टरेट है, यूके का अपना नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर है NCSC, रशिया का फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है, क्या भारत में वो भूमिका डिजिटल इंटेलिजेंस प्रोग्राम निभा पाएगा? और कई देशों में तो मिलिट्री लेवल पर डील होती है साइबर सिक्योरिटी के साथ। क्या हम उस स्तर पर जाकर उतना सीरियसली एफर्ट लगा पाएंगे? ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा DIP की सक्सेस पर, और ये जो 750 स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे इनके कोऑर्डिनेशन पर। उम्मीद करते हैं कि ये मिशन कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, वक्त निकाला आपने, थैंक यू सो मच। राव सर, थैंक यू सो मच सर। माहिर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।